नमस्कार, राम राम, खमागणी विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और आप लोग अपनी तैयारी को भी काफी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज आपकी तैयारी में एक और विषय हम लोग जोड़ते हैं जिसका नाम है राजस्थान का भूगोल। अब राजस्थान का भूगोल आपकी तैयारी के लिए कितना महत्वपूर्ण है वो आज की इस क्लास में हम बताएंगे। क्या हम इस राजस्थान के भूगोल में पढ़ने वाले हैं उन सबके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। और यह राजस्थान का भूगोल क्या बीएसटीसी के लिए ही महत्वपूर्ण है या सीईटी के लिए ही महत्वपूर्ण है, तो उसके ऊपर भी अपन लोग क्या करेंगे, चर्चाएं करेंगे। और आज इस विषय को अपन लोग केवल और केवल समझेंगे, इसके सिलेबस को समझेंगे, जिससे कि अपन लोग आने वाली जितनी भी क्लासें हैं उनको पहले से ही समझ सके कि किस अकॉर्डिंग किस क्रम में हमारी क्लासेज आएगी। तो अपन हर एक टॉपिक को आज समझेंगे, बेसिक को समझेंगे, हर एक टॉपिक के पॉइंट्स को कि इस टॉपिक के अंदर अपन लोग कौन से पॉइंट्स को पढ़ने वाले हैं। तो हम सबसे पहले अपनी हेडिंग लिख देते हैं यहाँ पर राजस्थान का भूगोल। हम अपनी हेडिंग लिख देते हैं यहाँ पर राजस्थान का भूगोल। अपनी हेडिंग क्या हो चुकी है, राजस्थान का भूगोल अपनी यहाँ पर हेडिंग हो चुकी है। और अपन लोग जो है राजस्थान के भूगोल के अंदर आज किसके बारे में बात करेंगे, पाठ्य चर्चा के ऊपर बात करेंगे। यानी जो पाठ्य चर्या है इसके ऊपर अपन लोग बात करेंगे। कहने का मतलब सिलेबस के ऊपर अपन लोग यहाँ पर आज बात करने वाले हैं। आप लोग यहाँ पर देखना, हाँ कुछ वर्ड्स आपको समझ में नहीं आए, हो सकता है क्योंकि अपन जीके के टीचर है, अपन लोग को हिंदी के टीचर नहीं है जो एकदम शुद्ध एकदम एकदम मतलब कहने का मतलब ये है कि साफ और अच्छे अक्षर लिखिए। तो आप लोगों को सीधा मैं बताऊं, अपन लोग यहाँ पर सिलेबस के ऊपर डिस्कस करेंगे। अब सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स है, टॉपिक्स के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स है, क्या क्या चीज हम इसमें पढ़ेंगे, इन सब के ऊपर देखेंगे। लेकिन इस क्लास के आप लोगों को नोट्स कहां पर मिलेंगे, हमारे टेलीग्राम में। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसे ज्वाइन जरूर कर लेना। देखो सिलेबस के अंदर अपन लोग सबसे पहले आपको बात करेंगे राजस्थान के भूगोल से पहले कि अपन लोग जो है इस भूगोल को कौन कौन से एग्जाम के आधार बनाकर समझने वाले हैं। तो हम लोग समझेंगे यहाँ पर बीएसटीसी, हम लोग किसके आधार पर मानेंगे, बीएसटीसी। हम लोग आधार मानेंगे यहाँ पर पीटीईटी, किसे आधार मानेंगे, पीटीईटी। हम लोग आधार मानेंगे यहाँ पर सीईटी किसे मानेंगे, सीईटी। और ये सारे एग्जाम कब होंगे, 2026 में। कब होने वाले ये सारे एग्जाम, 2026 में। हालांकि जीके एक जैसे ही होता है, कुछ अपडेटेशन होते रहते हैं, लेकिन अभी 2026 के हिसाब से अपन लोग इन तीनों एग्जाम को आधार मानेंगे। साथ में आने वाली भर्ती परीक्षा 2026 में एक और भर्ती परीक्षा रह चुकी है जिसका नाम है लेब असिस्टेंट। क्या नाम है, लेब असिस्टेंट वाली जो भर्ती परीक्षा है अपन लोग इसे भी आधार मानेंगे। इन सारे विषय के अंदर यानी कि इन सारी भर्ती परीक्षाओं के अंदर कौन सा विषय आने वाला है आप लोगों का, राजस्थान का भूगोल। इन सभी के ऊपर अपन लोग चर्चा करेंगे कि बीएसटीसी में क्या आने वाला है, पीटीटी में क्या आएगा, सीईटी में, लेब असिस्टेंट में। और अभी देखो रीट नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, लेकिन कहा जा रहा है कि रीट की परीक्षा यानी कि वो होने वाली 2026 में। और उसके अलावा इसका मेंस यानी कि थर्ड ग्रेड की जो परीक्षा है वो कब होने वाली है आप लोगों की, वो होने वाली है आप लोगों के यहाँ पर थर्ड ग्रेड की परीक्षा 2027 में। तो आप लोगों के लिए ये ज्योग्राफी उसके अंदर भी काम आने वाली है। तो इस क्लास में आप लोग केवल और केवल जो है सिलेबस को समझेंगे, जो इस विषय की क्या रखेगी, नींव रखेगी। तो इसको आप लोग एंड तक जरूर देखना, मिस मत करना क्लास को, इसको स्किप भी मत करना, क्योंकि इसके अंदर आप लोग सिलेबस यानी कि अपनी नींव को मजबूत करने वाले हैं। तो अब अपन लोग जो है एक एक करके अपने सिलेबस को समझना शुरू करते हैं। सिलेबस के अंदर हम लोग सबसे पहले अपने चैप्टर के अंदर जो है देखते हैं। सबसे पहले अपने विषय के अंदर अपन देखेंगे सबसे पहला टॉपिक कौन से होने वाला है, सबसे दूसरा टॉपिक और सबसे तीसरा, यानी कि ये टॉप 3 ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आपके इस विषय की पूरी नींव को मजबूत कर देंगे। यानी कि इन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद में आप लोगों का जो ज्योग्राफी का विषय है ये लगभग 40% खत्म हो जाएगा। लेकिन आखिरकार ये 3 टॉपिक्स है कौन से, तो देखो सबसे मोस्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है स्थिति और विस्तार का टॉपिक। कौन सा, स्थिति और विस्तार का टॉपिक। कौन सा टॉपिक है, स्थिति और विस्तार। स्थिति और विस्तार इस टॉपिक को अपन लोग इस के अंदर पढ़ेंगे। कहने का मतलब अपन ज्योग्राफी के अंदर इसको समझेंगे अच्छे तरीके से। अब स्थिति और विस्तार के अंदर अपन लोग किस चीज को पढ़ेंगे, इसके ऊपर अगर आपको मैं थोड़ा सा बेसिक बताऊं तो स्थिति और विस्तार का जो ये टॉपिक होगा इसके अंदर हम राजस्थान की बॉर्डर को समझेंगे कि राजस्थान कहां पर स्थित है, ग्लोब में कहां है, एशिया में कहां है, भारत में कहां पर है, इसको अपन लोग इसके अंदर समझेंगे। इसके अलावा राजस्थान से कौन कौन से देश, कौन कौन से राज्य जो है वो सीमा लगाते हैं, कौन कौन से जिले भी सीमा लगाते हैं, इसको भी अपन लोग समझेंगे। राजस्थान का सबसे उत्तर, सबसे दक्षिण, सबसे पूर्व, सबसे पश्चिम का क्षेत्र
क्षेत्र कौन सा है इसके ऊपर समझेंगे। राजस्थान में जो जिले हैं वो किस अकॉर्डिंग बने हुए हैं, कैसे उनकी स्थिति है, उसके ऊपर भी अपन चर्चाएं करेंगे और अपन हर चीज को इसके अंदर समझेंगे। दूसरा जो टॉपिक आता है उसका नाम है यहाँ पर राजस्थान के भौतिक प्रदेश। कौन सा टॉपिक है? राजस्थान के भौतिक प्रदेश का यह टॉपिक होगा। अब देखो, भौतिक प्रदेश का मतलब हो चुका है कि हमने राजस्थान के अंदर जो है अपन पहले तो इसको जिलों के आधार पर समझते हैं, यानी कि स्थिति और विस्तार में अपन लोग जो डिस्ट्रिक्ट है, जो प्लेसेस है, यानी जो स्थान है, उनके आधार पर अपन लोग किसको समझेंगे? ज्योग्राफी को। दूसरा टॉपिक पर आते ही अपन लोग इसे जैसे जलवायु, ठीक है, सॉरी जलवायु नहीं, इसके भौतिक प्रदेश कहने का मतलब राजस्थान में 4 बड़े भौतिक प्रदेश होते हैं, एक मरुस्थल, एक अरावली, एक मैदान और एक हाड़ौती का पठार। और ऐसे करके टोटल 4 कितने हो चुके अपने भौतिक प्रदेश हो चुके हैं। अब देखो, इन 4 भौतिक प्रदेशों के आधार पर अपन लोग राजस्थान को पूरा समझेंगे कि मरुस्थल कहाँ पर है राजस्थान में, जो आपके मरुस्थल है उसका क्षेत्रफल कितना है, मरुस्थल के कारण राजस्थान में क्या क्या दशाएं हो रही है, अरावली कहाँ पर है, अरावली के कारण राजस्थान में अरावली की जो भूमिका है वो क्या है, मैदान कहाँ है, मैदान की जनसंख्या कितनी है, कितना क्षेत्रफल घेरता है, क्या दशाएं उसकी राजस्थान की वजह के अंदर है, हाड़ौती का पठार जिसे अपन लोग दक्षिण पूर्वी पठार भी कहते हैं, यह कहाँ पर है। इन सब चीजों के प्रॉपर इसके अंदर समझेंगे, यानी कि अपन लोग जो है स्थल आकृतियों के आधार पर राजस्थान को समझेंगे। पहले डिस्ट्रिक्ट के आधार पर, फिर स्थल आकृति के आधार पर अपन लोग किसे समझेंगे? राजस्थान को समझेंगे। इसके बाद 3rd नंबर पर आता है अपवाह तंत्र। क्या आता है? अपवाह तंत्र। अब इसमें अपन लोग अपवाह तंत्र में किसे समझेंगे? अपवाह तंत्र के अंदर हम समझेंगे नदियां। किन्हें पढ़ेंगे अपवाह तंत्र में? नदियों को पढ़ेंगे, ठीक है। अपवाह तंत्र में हम किसे पढ़ेंगे? बांध। किसे पढ़ेंगे? बांध। लेकिन नदियों के साथ में एक और आता है झीलें। क्या आती है? झीलें। अपवाह तंत्र में नदियां, बांध और झीलें, ये क्या आती है? अपवाह तंत्र में आती है। राजस्थान में कौन कौन सी नदियां हैं, राजस्थान के अंदर कौन कौन सी नदियां प्रवेश करती है, कौन सी नदियां बाहर जाती है, कौन सी नदी किसके अंदर मिलती है, कौन किसकी सहायक नदी है, कौन सी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, इन सब के ऊपर चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो झीलें है, मीठे पानी की कौन सी झीलें, खारे पानी की कौन सी झीलें, कौन सी झील कहाँ पर है, किसे झीलों की नगरी कहते हैं, कहाँ पर झीलें नहीं है, कौन से ऐसी झीलें हैं जहां पर एक भी नदी नहीं है, यानी कि कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट है इनकी झीलें हैं जहां पर एक भी नदी नहीं है, कौन से ऐसे जिले हैं जहां पर सर्वाधिक झीलें हैं, कहने का मतलब कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसके अंदर सर्वाधिक झीलें हैं, कौन सी नदी है जिसमें सर्वाधिक बांध है, सबसे ज्यादा पानी अपने को कहां से मिलता है। ऐसे करके अपन लोग इसके अंदर सारी चीजों को समझेंगे। कहने का मतलब ये जो आपके 3 टॉपिक है, ये अपने राजस्थान की ज्योग्राफी के लगभग 40 से 50% जो सिलेबस है उसको कवर करने का दम रखते हैं। स्थिति विस्तार के अंदर अपन लोग राजस्थान को समझेंगे, भौतिक प्रदेश में, अपवाह तंत्र में राजस्थान का जो लगभग जो है 50% जो सिलेबस है वो अपने इन 3 टॉपिक्स के अंदर कवर हो जाएगा। आगे जो अपने टॉपिक्स आते हैं उनको अपन लोग समझते हैं, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन महत्वपूर्ण जो ये है ये आपके 3 है जो आपकी नींव को मजबूत करेंगे और आपको ज्योग्राफी पढ़ने में ये काफी सहायता भी देंगे। चौथे नंबर पर कौन सा टॉपिक आता है? तो चौथे नंबर पर अपन लोग ले लेते हैं यहाँ पर जलवायु। क्या आता है चौथे नंबर पर? जलवायु आता है। 5वें नंबर पर कौन सा टॉपिक आता है? 5वें नंबर पर अपन लोग लेंगे यहाँ पर मृदा। क्या आती है 5वें नंबर पर? मृदा। 6वें नंबर पर कौन सा टॉपिक आएगा? कृषि का आएगा। कौन सा आएगा? कृषि का आएगा। ये आपके 3 टॉपिक हो चुके हैं। अब जलवायु के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे कि राजस्थान में बारिश कैसे होती है, कब होती है, किस प्रकार से और कहां से आती है बारिश, इसके ऊपर चर्चाएं करेंगे। अपन जो है मृदा में पढ़ेंगे कि राजस्थान में इस जिले में कौन सी मृदा है, उस डिस्ट्रिक्ट में, उस क्षेत्र में कौन सी मृदा है, यहाँ पर अगर ये फसल ज्यादा हो रही है, जैसे आपके क्षेत्र के अंदर कौन सी फसल ज्यादा होती है, तो वो फसल किस वजह से होती है? मृदा के कारण होती है, जलवायु के कारण होती है। तो आपके क्षेत्र में कौन सी जलवायु है, आपके जिले, आपके गाँव के जो आपका क्षेत्र है उसके अंदर कौन सी मृदा पाई जाती है, जिस वजह से आपके वहां पर जो है आपके वो वाली फसल ज्यादा होती है। अब जैसे अपन लोग देखते हैं वागड़ की तरफ चले जाते हैं तो वहां पर मक्का की फसल ज्यादा होती है, अपन हाड़ौती के पठार में जाते हैं तो वहां पर अपन देखते हैं कि लहसुन वगैरह की जो है वहां पर खेती सर्वाधिक होती है। इसके अलावा अपन लोग जैसे श्री गंगानगर की तरफ जाते हैं तो वहां पर धान वगैरह का जिसे अन्न का कटोरा भी कहते हैं। तो मतलब हर एक क्षेत्र में अपनी अपनी एक विशेषताएं होती है, अपनी अपनी कृषि जो कृषि आती है कि भाई कौन से क्षेत्र में कौन सी फसलें ज्यादा होती है, वो अपन इसमें कृषि में पढ़ने वाले हैं। और अब देखो फसल होती है वो किसकी वजह से होती है? मृदा की वजह से। मृदा किसकी वजह से? मृदा जो है ये हमें वो क्या करती है? पोषक तत्व देती है। लेकिन जलवायु क्या करती है? अगर आपके जैसे आपके बरसात के टाइम में आपकी जो फसलें होती है उन्हें आप कम पानी पिलाते हैं, क्यों? क्योंकि बरसात हो जाती है, इस वजह से आप वहां पे कम पानी पिलाते हो। तो जलवायु भी जो है आपकी फसल के अंदर क्या करती है? आपके योगदान देती है, मृदा भी देती है और इस प्रकार से क्या बढ़ जाती है? कृषि बढ़ती है। तो अपने जो है ये 3 यानी 6 टॉपिक हो चुके हैं। 3 तो आप लोगों के महत्वपूर्ण टॉपिक है, 3 आप लोगों के लिए जो है आपके बेसिक के बाद में आपके जो है मीडियम लेवल के जो है टॉपिक्स आते हैं। अब आगे अपन लोग देखते हैं 6वें नंबर के बाद हम 7वें नंबर पर आ जाते हैं जो आती है आपकी जनसंख्या। क्या ले लेते हैं अपन लोग?
संख्या ले लेते हैं। जनसंख्या के अंदर अपन लोग क्या क्या पढ़ेंगे, जनसंख्या में भाई कहाँ के क्षेत्र के लोग ज्यादा पढ़े हुए हैं, यानी कि साक्षरता की हम बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, साक्षरता की बात हम कर लेते हैं। कहाँ पर जो है स्त्रियां ज्यादा है, पुरुष कम है, कहाँ पुरुष ज्यादा है, स्त्रियां कम है, यानी कि हम बात करेंगे यहाँ पर लिंग अनुपात की। किसकी बात करेंगे, लिंग अनुपात की हम यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर दो चीजें हो चुकी है। इसके अलावा यहाँ पर हम जनगणनाओं की बात करेंगे कि कब अपने 2011 में कितनी जनगणना थी, 2001 में जनगणना कितनी थी, सबसे पहले जो इंसानों को गिना गया था कि जो जनगणना की गई थी वो कब की गई थी, राजस्थान के अंदर। इस तरीके से अपन लोग इनको पढ़ने वाले हैं। 8वें नंबर पर अपन लोग जो टॉपिक लेंगे वो अपने संसाधनों का ले सकते हैं अपन लोग, यानी कि संसाधन नहीं तो अपन लोग यहाँ पर ले सकते हैं वन्य जीव। क्या ले सकते हैं, वन्य जीव, वन्य जीव और वन्य अभ्यारण्य। ठीक है, वन्य जीव और अभ्यारण्य किसका ले सकते हैं, वन्य जीव और अभ्यारण्य का यहाँ पर लोग यहाँ पर टॉपिक ले सकते हैं। अभ्यारण्य का यहाँ पर अपन लोग टॉपिक ले सकते हैं। यहाँ पर ये दो टॉपिक हो चुके। उसके बाद अपन 9वें नंबर पे जो टॉपिक लेंगे वो अपना कौन सा होगा, वनस्पति का होगा। कौन सा, वनस्पति का होगा। कौन सा होगा, वनस्पति का होगा। कौन सा टॉपिक होगा, वनस्पति का यह टॉपिक होगा। वन्य जीव वन्य अभ्यारण्य के तरफ पर लोग क्या पढ़ेंगे, वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर जैसे अभी टाइगर कहाँ पर है, रणथंभौर में सर्वाधिक टाइगर पाए जाते हैं, यानी कि बाघ जो आपके है वो रणथंभौर में पाए जाते हैं। ऐसे अपन अभ्यारण्य के ऊपर चर्चाएं करेंगे। ठीक है सर, इसका अभ्यारण्य हो चुका है, रणथंभौर का अभ्यारण्य हो चुका है, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य हो चुका है, ऐसे बहुत से अभ्यारण्य, सीता माता अभ्यारण्य, ऐसे बहुत से अभ्यारण्य, उनके बारे में अपन इसमें चर्चा करेंगे। वन्य जीव, कौन सा जीव सर्वाधिक कहाँ पर पाया जाता है, इसके ऊपर चर्चाएं करेंगे। जैसे घोड़ावन कहाँ पाया जाता है, अपने जैसलमेर के अंदर राष्ट्रीय वन उद्यान में पाया जाता है। तो उन सब के ऊपर अपन लोग चर्चाएं करेंगे। इसके बाद हम वनस्पति की बात करते हैं। कहाँ पर कौन सी वनस्पति पाई जाती है। अगर आप देखते हो कि बहुत सी जगह जहां पर पेड़ पौधे अलग अलग तरीकों के पेड़ पौधे होते हैं, कहीं पर कैसे पेड़ पौधे होते हैं, कहीं पर पेड़ पौधे अलग होते हैं। जैसे मरुस्थल के अंदर जो है हरियाली कम होती है, लेकिन मैदानों में हरियाली ज्यादा होती है, क्योंकि वहां की वनस्पति ही अलग है। वहीं पर मरुस्थल के अंदर वनस्पति अलग है, वहां कंटीली वनस्पति होती है। यहाँ पर हरी भरी सदाबहार की वनस्पतियां जो है मैदानों के अंदर पाई जा सकती है, लेकिन सदाबहार वनस्पति अपने मरुस्थलों में नहीं पाई जाती। वहां पर कांटेदार वनस्पतियां पाई जाती है। ठीक है, वहां पर शुष्क वनस्पति पाई जाती है। तो इसीलिए कहां पर किस प्रकार की वनस्पति, किस प्रकार के पेड़ पौधे जो पाए जाते हैं, उनके ऊपर अपन किसमें चर्चा करेंगे, वनस्पति के अंदर चर्चा करेंगे। वन्य जीव में मैंने देख लिया क्या करेंगे, वन्य अभ्यारण्य में अपन लोग किस चीज को पढ़ेंगे वो समझ लिया, यानी अपने 9 टॉपिक्स को समझा है। 9 टॉपिक्स में स्थिति विस्तार में क्या होगा, भौतिक प्रदेश के अंदर हम किसे पढ़ेंगे, अपवाद तंत्र में नदियां बांध जिलों को किस तरीके से पढ़ना है। हालांकि इनको अलग अलग टॉपिक्स के रूप में हम लोग पढ़ना है। नदियों का पूरा अलग एक टॉपिक होगा, झीलों का एक अलग ही टॉपिक होगा। नदियों के अंदर अपन लोग बांधों को भी कवर कर लेंगे, लेकिन लास्ट में अपन लोग बांधों को भी जो है चार्ट के माध्यम से अपनी समझने का प्रयास करेंगे। जलवायु को अपन लोग समझने का प्रयत्न करेंगे। हर चीज को अपन लोग डिटेल में समझेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आए कुछ भी लिख कर चले गए और आप लोगों को जो है नॉर्मल जो है ऊपर ऊपर से आपको समझा के चले, नहीं। अभी के पैटर्न को समझते हुए, थर्ड ग्रेड का एग्जाम हो गया है, उसको देखते हुए हम लोग अपनी तैयारी को भी इस तरीके से करेंगे कि आपके आने वाली जो एग्जाम है उनके अंदर से कितना भी एनालिसिस करके अपने अधीनस्थ बोर्ड आरपीएससी बनाए, अपने को उससे मतलब नहीं रखना है। अपने को ये ध्यान में रखना है कि अपन जो पढ़े वो एग्जाम में मिलना चाहिए। कहने का मतलब यही हुआ कि आपके जो भी एग्जाम में आता है, क्योंकि लेवल बढ़ा गया है, लगभग 5 से 6 प्रकार के जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। 5 से 6 प्रकार, जिनके अंदर आप लोग कौन कौन से आ गए, मिलान वाले भी आ चुके हैं, अभी कथन वाले आ चुके हैं, ये रिक्त स्थान वाले आ चुके हैं, और इसके अलावा ऑप्शंस वाले जो नॉर्मल अपन पढ़ते हैं, ऑप्शंस के अंदर जो ऑप्शंस होते हैं उनको भी अपन लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चंस के अंदर आप लोगों को जैसे ऑप्शन दे दिए, जो उपयुक्त ऑप्शन है उनको चूज करो, और इस तरीके से करते हुए आपने लगभग 5-6 प्रकार के जो प्रश्न बनते हैं, इन सबके ऊपर अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। अब 5-6 प्रकार के प्रश्न तो बनते हैं, लेकिन इनको अपन लोगों को समझाता तो है नहीं। अपने को आते हैं टीचर, नोट्स लिखाते हैं, हम नोट्स लिखते हैं, कॉपी में उतारते हैं, उनको याद करते हैं, एग्जाम देने चले जाते हैं, और यहीं पर अपने डब्बे गोल हो जाते हैं। अपने को ऐसा कुछ नहीं करना है, अपने को अपने तरीके को बदलना होगा। कोचिंग वाले आपको क्या करते हैं, गाइडेंस देते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको गाइडेंस के साथ साथ में तरीके भी सिखाए जाएंगे कि किस तरीके का आपका पैटर्न आएगा, वो आप लोगों को समझाया जाएगा, और क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करना है। आपने थर्ड ग्रेड में देखा होगा 150 प्रश्न आते हैं और मिनट भी 150 मिलते हैं, लेकिन प्रश्न इतना बड़ा था कि एक प्रश्न को पढ़ने में 2 मिनट लग जाते हैं। इतना बड़ा तो क्या था, प्रश्न था। तो इसीलिए हम लोग ये समझेंगे कि कितना भी बड़ा प्रश्न क्यों ना आ जाए, हम उसे फटाफट से जल्दी कैसे सोल्व कर सके। मैथ के क्वेश्चन में जितना टाइम नहीं लग रहा था, उससे ज्यादा टाइम तो हमें जीके के क्वेश्चन सोल्व करने में लग गए थे। इसीलिए आप लोगों को भी जो है अपनी तैयारी को उस तरीके का करना है कि कितना भी बड़ा प्रश्न है आप लोग उसे एक बार
चुटकी में कर दो। तो अब देखो यहाँ पर अपन लोग जो है अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये बातें तो होती रहेगी। अपन लोग देखते हैं 90 अंक के बाद में 10वें नंबर के टॉपिक की संसाधनों की मैंने बात की थी, लेकिन उससे महत्वपूर्ण है खनिज वाला। खनिज वाला उनसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। खनिज संसाधन है ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। और एक ऐसा कैसे 11वें नंबर पर एक टॉपिक आता है जिसका नाम है उद्योग। क्या नाम है टॉपिक का? उद्योग। अब यहाँ पर ये जो दो टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है। खनिज जो निकलता है वो खनिज उद्योगों में जाता है, ठीक है। और उद्योगों में यानी उद्योगों का जो है वो सिस्टम पूरा अलग होता है, कुछ खनिज होते हैं वो उद्योगों में जाते हैं। अब देखो खनिज कृषि का संबंध भी आपके उद्योग से है, खनिज का संबंध भी आपके उद्योग से है। कृषि वाला टॉपिक का उद्योग से कैसे हुआ? सर हमारे खेतों में कपास हुआ। अब कपास कहाँ जाएगा? उद्योगों में जाएगा, तभी तो कपड़ा बन के आएगा। वैसे ही खनिज का भी यही सिस्टम है, वो खनिज उद्योगों में जाता है, फिर उसको आराम से मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, और उसके बाद में क्या होता है? उद्योग में वो सामान अपने पास बनकर आता है। तो अपन लोग जो है इन सबको आधार बनाकर भी इस टॉपिक को कवर करेंगे, जिसमें अपन लोग कृषि और खनिज को जो है मोस्टली आधार बनाए रखेंगे, ठीक है। जैसे वनस्पति के अंदर पेड़ पौधे आ चुके हैं, पेड़ पौधों में कौन सा आ चुका है? जैसे आप लोगों के सागवान का बना वो पेड़ आता है जिससे आप लोग फर्नीचर वगैरह बनाते हो। तो इस तरीके से अपन लोग जो है उद्योग के अंदर काफी टॉपिक्स को है ना एक साथ में थोड़ा उठाएंगे, तो अपन उद्योगों भी समझ सकते हैं। सूती वस्त्र किससे बनते हैं? सूती वस्त्र सर हमारे किससे बनते हैं? कपास से बनते हैं। इसके अलावा जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें तो उद्योगों के अंदर और क्या है, जैसे शक्कर किससे बनती है? गन्ना से बनती है। तो इस तरीके से अपन लोग उद्योगों के अंदर काफी डीपली तरीके से हर चीज को समझेंगे। साथ में प्रश्न उत्तर भी करेंगे ताकि आपका रिवीजन क्या हो जाए, साथ के साथ में हो जाए। एक और बेनिफिट आपको मैं समझा दूं, आप लोग जैसे टॉपिक खत्म होगा, जैसे एग्जाम में स्थिति विस्तार में खत्म कर लिया, टॉपिक खत्म। अब टॉपिक खत्म तो सर क्वेश्चन आंसर आप सोल्व करा दोगे, लेकिन फिर उसके बाद हम यहाँ पर जो है अपना रिवीजन कैसे करें? यानी कि अपने को टॉपिक खत्म कर लिया, क्वेश्चन आंसर कर लिए, अब टॉपिक कंप्लीट हो गया, तो उस टॉपिक का रिवीजन कहाँ पर करें? हम भी तो एमसीक्यूज करेंगे, हम भी तो प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आपको उसके लिए कुछ नहीं करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ही आपको हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा। आप एक वेबसाइट पे जाओगे जिसका नाम ही मेरिट मंत्र अकेडमी वेबसाइट होगा। आप वहां पर जाओगे, जाने के बाद में आपको वहां पर साइन अप कर लेना है, रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करते ही आपके सामने नीचे स्क्रॉल करोगे, इंस्टॉल ऐप का ऑप्शन आएगा। ऐप को इंस्टॉल कर लेना, अपने फोन में सेव कर लेना। ऐप को इंस्टॉल किया, वहां पर आप कोर्स सेक्शन में जाइए, वहां पर आपको सीईटी का कोर्स मिल जाएगा, वहां पर आपको बीएसटीसी का कोर्स मिल जाएगा, वहां पर एक नॉर्मल सा जीके का कोर्स भी मिल जाएगा। उन सबको आप लोग अपने हिसाब से जिसकी आपको नीड है उसको आप वहां पर सेव कीजिए, और आप उसको आप तैयारी कीजिए। कहने का मतलब वो आप वहां से वीडियोस देख सकते हो। अगर आप यूट्यूब पे डेली ना आना चाहो तो वहां से भी डायरेक्ट देख सकते हो। ये तो होगी कोर्स की बात। नोट्स आपको उसी के नोट सेक्शन मिलेगा। टेस्ट हर टॉपिक खत्म होने के बाद में आपके ऐप के अंदर टेस्ट सेक्शन के अंदर टेस्ट ऐड कर दिया जाएगा। टेस्ट को आप दीजिए और उस टेस्ट से अपनी प्रैक्टिस को काफी अच्छा कीजिए। टेस्ट का कोई चार्ज नहीं है, टेस्ट की रेट होगी एकदम 0 रुपए, नोट्स की रेट होगी एकदम 0 रुपए, और वही क्लासेस तो आप लोगों के लिए यूट्यूब पे फ्री में है। तो आई होप, मुझे नहीं लगता, देखो मुझे ऐसा नहीं लगता कि यूट्यूब पर पूरे प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब के इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर कोई इस लेवल का आप लोगों को पढ़ा रहा होगा, कोई इस लेवल का आप लोगों को जो है फ्री में इतनी सारी चीजें दे रहा होगा। टेस्ट, नोट्स, वीडियो सब फ्री है, कोई पैसा नहीं है। बस आप लोगों से एक ही चीज मांगी जाती है कि आपसे एक सब्सक्राइब मांगा जाता है और मेरिट मंत्र को सपोर्ट मांगा जाता है कि आप सपोर्ट कीजिए, ताकि हम और भी ऐसी चीजें जो आप लोगों के लिए और बेहतर तरीके से हम लोग लेकर आ सके। हमारा एक ही उद्देश्य शिक्षा को सस्ता नहीं करना, लेकिन शिक्षा को हम लोग बेहतर करना चाहते हैं। चाहे हमारा ये देखो, सस्ता सब दे रहे हैं, बेहतर कोई नहीं दे रहा है। सस्ता सब दे रहे हैं, 99 रुपए में कोर्स, 9 रुपए में कोर्स सब दे रहे हैं, लेकिन बेहतर कोई नहीं दे रहा है। तो हमारा उद्देश्य है हमें बेहतर शिक्षा देना, क्योंकि आप लोगों ने क्वालिटी देखने के चक्कर में जयपुर, सीकर, जोधपुर बड़े बड़े जगह पर जाकर आप लोगों ने क्या कर दिया, क्वालिटी के लिए पैसे दे दिए, लेकिन आपको क्वालिटी मिली है, क्वांटिटी नहीं मिली है। इसलिए एग्जाम में जाने के बाद आप लोगों के लिए होश उड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने क्वांटिटी नहीं क्वालिटी देखी है कोचिंग्स में। यहाँ पर आपको क्वालिटी से ज्यादा क्वांटिटी दी जाएगी, इसीलिए आप लोग मेरिट मंत्र को सपोर्ट कीजिए। मेरिट मंत्र आप लोगों के लिए हमेशा खड़ा रहेगा, ठीक है। अब अपन लोग अपने टॉपिक पर आते हैं, बातें जो है वो हमेशा होती रहेगी। देखो, उद्योग हो चुके, खनिज हो चुके, यहाँ पर देखो हम 12वें नंबर पर एक टॉपिक लेंगे, और 12वें नंबर पर जो टॉपिक उसका है, देखो जल संसाधन, ठीक है। जल संसाधनों की हम बात करेंगे। जल संसाधन के अलावा हम यहाँ पर इसी जल संसाधन में ऊर्जा संसाधन भी अपन लोग ले सकते हैं। कौन सा संसाधन है? ऊर्जा संसाधन भी अपन लोग यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। जल और ऊर्जा संसाधन अपन लोग इसके अंदर पढ़ेंगे। ऊर्जा संसाधन के अंदर अपन लोग पवन ऊर्जा, ठीक है, अलग अलग प्रकार की ऊर्जा, सौर ऊर्जा, इनके ऊपर अपन लोग पढ़ेंगे। जल संसाधनों के ऊपर पढ़ेंगे, जो जल से बिजली बनाई जाती है उसके ऊपर भी अपन लोग चर्चा करेंगे। इन सारे टॉपिक्स को कवर करने के बाद में हम लोगों को क्या करना है, एक और टॉपिक को इसमें ऐड करना है। अब देखो, टॉपिक वो है इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन अभी की दृष्टि से वो काफी महत्वपूर्ण हो चुका है, क्योंकि वो काम अभी ही हुआ है, और उसका नाम है नवीनतम जिले और संभाग। क्या नाम है? नवीनतम जिले
और संभाग। नवीनतम जिले और संभाग के इस टॉपिक को पढ़ना इतना महत्वपूर्ण क्यों है सर? क्योंकि नवीनतम जिले और संभाग के इस टॉपिक से अभी के टाइम पर प्रश्न आने की संभावनाएं भी सर्वाधिक होती है। क्योंकि आप लोगों को पता है लेटेस्ट भजनलाल सरकार ने राम लुगाया कमेटी की जो जिले वगैरह बढ़ाए गए थे उसके द्वारा उस समय में उनको क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया। और उसके बाद 50 जिलों से वापस से कितने कर दिए गए, 41 जिले कर दिए गए, 7 संभाग कर दिए गए। 10 संभाग हुए थे ना बीच में, तो उन्हें कितना कर दिया, 7 संभाग कर दिया। इसके देखो अपन लोगों ने ज्योग्राफी को, ये जो सिलेबस है ज्योग्राफी का, अपन ने जिस सिलेबस की भी बात की है, ये सिलेबस अपन लोगों ने पूरा समझा है। अब इस सिलेबस में अपन ने क्या क्या समझा है, स्थलीय विस्तार को समझ लिया, इस सिलेबस में भौतिक प्रदेश को समझ लिया थोड़ा बहुत, यानी कि जो बेसिक क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, की पॉइंट्स, उनको समझा है। अब पोहा तंत्र में अपन लोगों ने समझा है, जलवायु में अपन लोगों ने समझा है, यहाँ पर मृदा में हमने समझा है, कृषि में हमने कुछ चीजें देखी है, ठीक है, जनसंख्या में साक्षरता, लिंगानुपात, जनगणना और भी कुछ चीजें होती है छोटी मोटी, उन सबके ऊपर अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। वन्य जीव और अभ्यारण्य को भी अपन लोगों ने देखा है थोड़ा बहुत सा बेसिक, वनस्पति, खनिज, उद्योग, इसके अलावा जल संसाधन, ऊर्जा संसाधन जैसे इन संसाधनों के ऊपर भी चर्चा करनी है। नवीनतम जिले और संभाग, इसके ऊपर भी चर्चा करनी है। अब देखो सबसे महत्वपूर्ण चीज मैंने आपको बता दी है कि नोट्स को पढ़ने से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, आप लोगों का जो एग्जाम होगा वो किसमें होगा, आपके क्वेश्चन यानी कि ऑप्शनल एग्जाम होगा। कहने का मतलब ऑप्शन आएंगे 4, उनको आपको सोल्व करना है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज करने हैं, ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यूज करने हैं, ठीक है। पीवाईक्यू के हालांकि वो पैटर्न बदल चुके हैं, तो वो पीवाईक्यू इतने काम नहीं आएंगे, लेकिन आपको ये पता चल जाएगा कि टॉपिक से क्वेश्चन कहाँ से उठ रहे हैं, ठीक है। तो पीवाईक्यू को सोल्व करना ही है। साथ में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट अपने ऐप पर जो टेस्ट आएंगे उन्हें नहीं छोड़ना है, एक भी टेस्ट नहीं छोड़ना है। सब टेस्ट में टॉप 1 में आना है, अपने को टॉप 1 में आपको आना है। हर टेस्ट के अंदर इतना प्रयास आपको हर बार करना है, ठीक है। सिलेबस की पूरी जानकारी हो चुकी है। स्थिति विस्तार के इस टॉपिक की क्लास आपकी कल यानी कि 22 जनवरी को आपको सबसे पहली क्लास आने वाली है। 21 जनवरी के दिन आपकी यह क्लास सबसे पहले आएगी। तो आप लोग जो है इस क्लास को एंड तक अगर देख लिया है तो 22 जनवरी के दिन अपने इस क्लास को जरूर देखना, जिसमें हम स्थिति विस्तार के बेसिक्स को समझेंगे। उसके बाद अपन लोग जो है स्थिति विस्तार की इसी क्लास को कम से कम 2 से 3 पार्ट्स में बढ़ाएंगे, ताकि आप लोगों को जो है डीप तरीके से हर एक पॉइंट को, हर एक चीज को अपन लोग इसमें समझ सके। हर एक चैप्टर को अपना एक ही रोल रहेगा, हर चैप्टर को डीप समझो, हर चैप्टर के एमसीक्यूज करो, हर चैप्टर के टेस्ट दो, हर चैप्टर के नोट्स को लिखो अपने हाथों से, और अपने हाथों से उनको लिखे हुए नोट्स को आप लोग जितना ज्यादा पढ़ोगे और जितने ज्यादा आप लोग जो है टेस्ट करोगे, क्वेश्चन आंसर करोगे, आपका हर एक टॉपिक कवर होता जाएगा। ये चीज आपको ज्योग्राफी के अंदर ही यूज नहीं करनी, ये आपको सभी विषयों में करनी है, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो आपके टीचिंग एप्टीट्यूड जो बीएसटीसी के अंदर आती है, या अगर आप 3rd ग्रेड कर रहे हो तो जैसे साइकोलॉजी हो चुकी है, या फिर आप लोगों की जो साइंस हो चुकी है, मैथ्स हो चुकी है, ठीक है, कल्चर, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इन सब जो सब्जेक्ट है इनके अंदर भी आपको इसी मेथड को यूज करना है। टॉपिक को पढ़ो, नोट्स को पढ़ो, क्वेश्चन आंसर्स करो, टेस्ट लेते जाओ। जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करते जाओगे, जितने ज्यादा आप रीडिंग करोगे, जितना ज्यादा आप रिवीजन करोगे, आपका उतना ही ज्यादा वो टॉपिक जो है मजबूत होगा। और वो टॉपिक अगर आपका ज्यादा मजबूत होगा तो आपके उस टॉपिक से आने वाले हर क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो, आसानी से सोल्व कर सकते हो। ये क्लास यहीं पर अपन लोग खत्म करते हैं, लेकिन आप लोगों को जो है मैं एक और सूचना देना चाहता हूं कि आप लोगों की जैसे कि अभी जो क्लासेस आ रही है वो हालांकि आपके कंप्लीट टीचर्स की नहीं आ रही है, तो 1 फरवरी यानी 1 फरवरी तक अपन लोग प्रयास करेंगे कि आपके सभी विषय की क्या आ जाए, टीचर्स की क्लासें आने लग जाए और सभी विषय की जो आपको इसी तरीके से पढ़ाया जाएगा। तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।